हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस। और आज हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म मेथड। तो देखिए, नॉर्मल फॉर्म मेथड से रैंक को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम नॉर्मल फॉर्म मेथड की एक स्पेशल फॉर्म पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं पीएक्यू फॉर्म। और इस फॉर्म में क्या होता है, रैंक के साथ साथ आपको दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कैलकुलेट करनी होती है, पी और क्यू। और अगर आपको क्वेश्चन में स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो हो सकता है कि वहां पर आपको रैंक के साथ साथ मैट्रिक्स का इनवर्स भी कैलकुलेट करना पड़े। तो ये नॉर्मल फॉर्म मेथड की एक स्पेशल फॉर्म है जिसको हम पीएक्यू फॉर्म कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पीएक्यू फॉर्म क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अच्छे से मालूम है कि नॉर्मल फॉर्म मेथड में हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों अलाउ होते हैं, है ना। बोथ रो एंड कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आर अलाउड। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लास्ट लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं। आपने देखा है कि जब हम रैंक को कैलकुलेट करते हैं तो जब हम रैंक को इक्लियन फॉर्म से कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर केवल हमें एक ही टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ होता है। या तो हम पूरे क्वेश्चन में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं या पूरे क्वेश्चन में एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। और इनवर्स को कैलकुलेट करने के लिए भी केवल एक ही टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन हमें अलाउ होता है। लेकिन नॉर्मल फॉर्म मेथड में हमें दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ होते हैं। बात समझ में आ गई। अब अभी अभी जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस पीएक्यू फॉर्म में आपको रैंक के साथ साथ दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, पी एंड क्यू। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है। देखिए, ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है उनको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। कैसी होंगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, क्योंकि मैं आपको बेसिक लेक्चर में भी पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर आपको पीएक्यू भी कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, ये इस क्वेश्चन को देखिए, इसके जैसे क्वेश्चन कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुके हैं। यहां पर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और इसमें आपको दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पूछी है, पी एंड क्यू। और आपको यहां पर गिवन है कि पी ए क्यू का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, आई के इक्वल है। पी क्यू के साथ साथ आपको इसमें ए का इनवर्स भी पूछा है, ए का इनवर्स भी पूछा है। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपसे रैंक नहीं पूछी है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में रैंक भी पूछी जा सकती है। बात समझ में आ रही है? इसमें और ऐड किया जा सकता है कि ऑल्सो कैलकुलेट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हम इसमें रैंक भी कैलकुलेट करेंगे, हम इसमें पी और क्यू को भी कैलकुलेट करेंगे और हम इसमें ए इनवर्स को भी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि ए इनवर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम पुराने वाला मेथड यूज नहीं करेंगे जो हमने लेक्चर नंबर 1 में किया था। कैसे यहां पर इनवर्स को कैलकुलेट करेंगे सब कुछ आपको यहां पर समझाऊंगा और बहुत ही आसानी के साथ आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए यहां पर क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप पीएक्यू का क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं तो पीएक्यू को क्वेश्चन का पहला जो स्टेप होगा आपका पीएक्यू फॉर्म के क्वेश्चन का जो पहला स्टेप होगा वो आपका ये होगा। देखिए, आपको क्या करना है, यहां पर जरा ध्यान से देखिए। आपको ये जो इक्वेशन यहां पर लिखी है इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन मानना है और इसी से स्टार्ट करना है अपने क्वेश्चन को। या आप मान सकते हैं कि ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और आपका क्वेश्चन इसी इक्वेशन से क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब इसमें देखो है क्या, लेफ्ट साइड में ए क्या है? ए जो है वो गिवन मैट्रिक्स है जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। अब जो गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा स्क्वायर हो। हाँ, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसमें आपको स्क्वायर उस क्वेश्चन के अंदर आपको उस मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपको गिवन मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स गिवन है तो उसमें आपसे कभी भी इनवर्स नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि इनवर्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर जरा ध्यान देना। तो आपको क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स गिवन होगी उसको हम मान लेंगे कि वो क्या ए के बराबर हम उसको क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। एम बाई एन मतलब उस गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एम बाई एन। अब यहां पर एम बाई एन जनरल लिखा हो सकता है उसका ऑर्डर 3/3 हो सकता है उसका ऑर्डर 3/4 हो, कुछ भी हो सकता है। इक्वल टू, अब जरा ध्यान देना,
देखो यहां पर आई लिखा है, बीच में ए है, फिर से आई है, तो कोई बीच में जो ये ए लिखा है, ये ए तो वही है जो आपको मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यानी कि यही ए यहां पर भी है, दोनों साइड में ये ए। बात समझ में आ रही है? और ये जो आई है, देखो इस ए से पहले भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इस ए के बाद भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। कैसी मैट्रिक्स होती है? स्क्वायर। तो यहां पर जो पहली वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? इसका ऑर्डर होगा m बाई एम। देखो इस ए मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ रो होंगी, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का उतना ही ऑर्डर होगा। मान लीजिए इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 3 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। अगर नंबर ऑफ रो 4 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4/4। बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद ए के बाद भी आई लिखा है, तो जो ए के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी है, इसका ऑर्डर n के बराबर होगा। इसका मतलब ए मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, इसका ऑर्डर उतना ही होगा। जैसे अगर इसमें कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर 3/3 हो जाएगा। अगर इसमें कॉलम 2 है, तो इसका ऑर्डर 2/2 हो जाएगा। तो इतनी बात तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, है ना? मतलब एक एग्जांपल यहां पर मैं लूं, अगर मान लीजिए इसको ऐसे लिखता हूं, a 2/3, है ना? तो यहाँ पर देखो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितनी है? 2। तो यानी कि ए से पहले जो आई आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2 का होगा। फिर बीच में ए आएगा, फिर आई आएगा। इसमें कॉलम कितने हैं? 3। तो इसका ऑर्डर कितने का होगा? 3/3 का होगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी इस एग्जाम्पल से। अब आपको करना क्या है? ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस इक्वेशन से स्टार्ट करने के बाद आपको करना क्या है? ध्यान दीजिएगा। देखो आपको करना यह है कि यहां पर ए की जगह पर जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है क्वेश्चन में, उसको यहां पर पुट कर देंगे। क्लियर है? देखो ए लेफ्ट में पुट करेंगे, ए को राइट में पुट नहीं करेंगे, ए को राइट साइड में ए ही रखेंगे। उसके बाद ए से पहले जो ये आई है, इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए के बाद में जो आई लिखा है, इसकी वैल्यू भी आप पुट कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है, आप कैपिटल ए की जगह मैट्रिक्स रखेंगे, इस आई एम की जगह मैट्रिक्स रखेंगे, आई एन की जगह मैट्रिक्स रखेंगे, लेकिन ए को ऐसे ही रहने देंगे। अब आपको करना क्या है? अब देखिए, अब यहां पर नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नॉर्मल फॉर्म। कैसे? जो लेफ्ट साइड में ए मैट्रिक्स लिखी है, इसको आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बोलो बात समझ में आ रही है? इसको हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। अब नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? भाई इस मैट्रिक्स को आपको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो आप क्या करेंगे? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों अलाउ होते हैं। तो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देंगे नॉर्मल फॉर्म में। अब यहां पर क्योंकि ये एक इक्वेशन है, तो जो ऑपरेशन आप लेफ्ट में लगाएंगे, वो ऑपरेशन आपको राइट में भी लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी मैट्रिक्स में लगाएं, आई एम में लगाएं या आई एन में लगाएं? तो आपको दोनों में लगाना है। अब मैं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सा ऑपरेशन किस में लगाना है। देखो अगर आपने लेफ्ट साइड में इसमें अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, तो जो पहले वाली मैट्रिक्स है ये, इसमें आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। और अगर आपने यहां पर कॉलम लगाया है, तो आप कॉलम इसमें लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है, इस ए में तो आप रो और कॉलम दोनों लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर जो ए से पहले लिखी है, जो स्टार्टिंग में लिखी है, इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, इसमें कभी भी आप कॉलम नहीं लगाएंगे। और इसमें कॉलम लगाएंगे, इसमें कभी भी आप रो नहीं लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और जब आप ऐसा करेंगे, देखो जिस समय आपकी ये वाली मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उस समय जो आपकी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है फर्स्ट वाली, ये पी बन जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पी में। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी आपके पास। और ये बीच में ए ऐसे ही रहेगा, और ये जो आई एन है, ये क्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब यहां पर आपको दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिल जाएंगी, पी एंड क्यू। और यही तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है पी और क्यू को कैलकुलेट करने का। बात समझ में आ रही? और जब आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहां से आप मैट्रिक्स की रैंक बता सकते हैं। भाई जब आपकी मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहां से आप उसकी रैंक बता सकते हैं, यहां से आप पी और क्यू बता सकते हैं। और इसी चीज को मैंने जो अभी आपको समझाया, उसी को यहां पर लिखा है। देखो क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट, रिड्यूस द मैट्रिक्स ए। ये जो मैट्रिक्स ए है, इसको रिड्यूस करना है एलएचएस, मतलब एलएचएस में जो लिखी हुई है, किसमें रिड्यूस करना है? नॉर्मल फॉर्म में। कैसे रिड्यूस करना है?
रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। बात समझ में आ गई? नाउ स्टेप नंबर 2, रो ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो अप्लाइड ऑन आईएम। आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन आईएम में भी अप्लाई करना। आईएम क्या है? प्री फैक्टर है, पहले वाला फैक्टर है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो अप्लाइड ऑन आईएन। ये जो आईएन है इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो इसमें रो और इसमें कॉलम अप्लाई करना है। और यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इस नोट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आप पीएक्यू के फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां पर जब आप पी और क्यू को कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन 4 स्टूडेंट को दिया, तो ऐसा हो सकता है कि चारों का आंसर पी और क्यू का अलग अलग आए। तो यहां पर पी और क्यू का आंसर जो है वो यूनिक नहीं है, वो वेरी करेगा। मतलब हर स्टूडेंट का अलग अलग आ सकता है। बात समझ में आ रही है? आपने कोई क्वेश्चन बुक से किया, तो अगर आप वही ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं जो बुक में लगाए गए हैं, तो आपका आंसर बुक के साथ मैच करेगा। अगर आपके ट्रांसफॉर्मेशन बुक से अलग हैं, जो कि हो सकते हैं, तो आपका आंसर बुक के साथ मैच नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत है, आपका आंसर सही होगा अगर आपने कैलकुलेशन गलत नहीं की है। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो वेरी करेगा पी और क्यू का। इसीलिए मैंने यहां पर नोट करके लिख दिया है कि पी एंड क्यू आर नॉट यूनिक। पी एंड क्यू कभी भी यूनिक नहीं होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब एक और चीज मैंने अभी भी आपको बताई थी कि यहां पर आपको मैट्रिक्स का इनवर्स भी पूछा जा सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इनवर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए इनवर्स पे चलते हैं। देखो इनवर्स को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, मैं यहां पर आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं कि इनवर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। यहां पर डायरेक्ट एक ही लाइन में आपका इनवर्स आएगा, कैसे जरा ध्यान देना। देखो पहली बात, इनवर्स कौन सी मैट्रिक्स में निकलेगा? इनवर्स निकलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स में। और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कौन सी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये मैं आपको बेसिक लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। इनवर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है या वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब अगर आपको 3 by 3 ऑर्डर की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, तो उस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी ना वो 3 होगी। क्यों? क्योंकि इसका 3 by 3 का जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब अगर ये ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो जब आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो नॉर्मल फॉर्म होगी ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म की 4 स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी। तो उसमें से जो हमारी पहली वाली फॉर्म है ना, उसमें कन्वर्जन हो जाएगा अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब मैं यहां पर नॉर्मल फॉर्म की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकता हूं, कैपिटल आई इज इक्वल टू पी ए क्यू। ऐसा मैं यहां पर लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको देखो इसमें क्या करना है, मैं इसमें एक काम करता हूं, दोनों तरफ दोनों साइड में पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। और यहां पर मैं पी इनवर्स से 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब पी इनवर्स मैं पहले ले रहा हूं। तो पी इनवर्स इंटू आई, अभी आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। पी इनवर्स इंटू पी ए क्यू। एक्चुअल में मैं ए इनवर्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। देखो ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा मैं। अब यहां पर आप कुछ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है जो अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताई भी थी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसके इनवर्स के साथ करते हैं तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो यहां पर पी इनवर्स का मल्टीप्लाई पी के साथ हो रहा, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। एक और प्रॉपर्टी कि अगर आप कभी भी किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो मैट्रिक्स वापस वही आती है जिस मैट्रिक्स का आपने मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 की तरह काम करती है। तो यहां पर पी इनवर्स इंटू आई कितना हो जाएगा? पी इनवर्स हो जाएगा। पी इनवर्स इंटू आई किसके बराबर होगा? पी इनवर्स के बराबर होगा, इज इक्वल टू ये आई के इक्वल हो जाएगा और ए एंड क्यू। तो यहां पर आई को मैं ए क्यू में जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ए क्यू ही आएगा, क्योंकि ये तो 1 की तरह काम कर रहा है। बात समझ में आ गई? अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। इसमें मैं एक काम करता हूं, अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ मैं पी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, पी मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करूंगा इस बार, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। तो ये आ जाएगा पी इनवर्स इंटू पी इज इक्वल टू ए क्यू। और मैं क्योंकि पी से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं तो यहां पर पी आएगा, तो ये बन जाएगा आई और ये बन जाएगा ए क्यू एंड पी। इतना समझ में आ गया? अब क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ए इनवर्स। क्या कैलकुलेट करना है? ए इनवर्स को कैलकुलेट करना है। तो अब मैं एक काम करता हूं,
ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्री मल्टीप्लाई, तो इधर से ए हट जाएगा और इधर ए इनवर्स आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखो कितना आएगा, ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए और क्यू पी, ये आ जाएगा। अगेन ए इनवर्स इंटू ए कितना है, आई के बराबर है, और ए इनवर्स इंटू आई कितना हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, ए इनवर्स, ए इनवर्स, और ये आई के बराबर बन जाएगा और यहां पर बचेगा क्यूब पी। तो यही हमारा इनवर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। देखो जब आप नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहां से आपको पी और क्यू मिल जाएगा, पी और क्यू मिल जाएगा। आपको क्या करना है, क्यू और पी का मल्टीप्लाई कर देना है और क्यू और पी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही आपका ए इनवर्स होगा। तो अब यहां पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि रैंक का पता आपको कहां से चलेगा, यहां से आपको रैंक पता चल जाएगी, यहां से आपको पी और क्यू मिल जाएगा और इस फॉर्मूले से आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। तो इतना ही आपसे यहां पर पूछा जाएगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखो आपको ए मैट्रिक्स गिवन है और आपको यहां पर क्या करना है, डिटरमाइन टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू। यहां पर आपको दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना है, पी एंड क्यू को, और आपको यहां पर गिवन है कि पी ए क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, आई के बराबर है, और आपको यहां पर ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो इस इक्वेशन से होगा। तो मैं इस इक्वेशन को यहां पर लिख लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इक्वेशन क्या है हमारी, ए एम बाई एन इज इक्वल टू आई एम ए आई एन। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/3 का। इसका मतलब m की वैल्यू भी 3 है और n की वैल्यू भी क्या है, 3 है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a 3/3 इज इक्वल टू I3 a एंड I3। तो यहां तक मुझे लगता है आपको कोई समस्या नहीं है, समझ में आ गया कि मैंने इसको कैसे लिखा। तो ये भी लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब आप इसको डायरेक्ट, ये तो मैंने आपको समझा दिया एक बार, अब आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। भाई जो मैट्रिक्स आपकी ए है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/3 का है, इज इक्वल टू I3 a एंड I3। अब आपको क्या करना है, यहां पर वैल्यूज को पुट करना है। तो अब जरा मैं यहां पर वैल्यूज पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ए 3/3 की मैट्रिक्स है तो इसकी जगह पर आप इसको पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा जरा देखो। तो मैं लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स को पुट करने जा रहा हूं। देखिए 3 2 0 -3 -3 एंड -1। देखो 3 2 0 -3 -3 -1 एंड 4 4 1, ये तो लेफ्ट साइड आ गई, इज इक्वल टू। अब राइट साइड में आ जाओ। देखो यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, और 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लिखनी आती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। नाउ ए को आपको सेम रखना है, ए की वैल्यू राइट साइड में पुट नहीं करनी है। I3 की वैल्यू फिर से पुट करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये हमने यहां पर पुट कर दिया सर। बस अब यहां पर आपको देखो क्या करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करना है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे। बात समझ में आ रही है, इस एलिमेंट को क्या बनाएंगे, क्योंकि आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका 1 होना जरूरी है। ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। तो आप इसको 1 बनाएंगे। अब इसको 1 कैसे बनाएंगे, देखिए आज का लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा अगर आप लोगों ने इससे पहले के सभी लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, है ना, क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को हम लेक्चर नंबर 1 से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको सबसे पहले मुझे 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने का क्या तरीका, देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, है ना। भाई आप इसको 1 बनाना चाहते हैं तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोल चुका हूं कि अगर आप स्टार्टिंग में डिवाइड करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन चलेगी फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में हमेशा कैलकुलेशन जो है वो आसान नहीं होती, थोड़ा सा टफ हो जाती है। तो हम फ्रैक्शन से बचेंगे। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका क्या है, तरीके इसमें बहुत सारे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 बना दीजिए। भाई 1 कैसे बनेगा, 4 में से इस 3 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए, यहाँ 1 बन जाएगा। फिर इन दोनों कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन आसान तरीका क्या है, देखो यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है। तो अगर मैं 3 में से 2 को माइनस कर दूं तो 1 बन जाएगा, और हम दो रो को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
भाई हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 3 टाइप के होते हैं। तो यहां पर देखो मैं क्या ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं, R1 में चेंज R1 माइनस R2। भाई मैं R1 में से R2 को क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, और इस ऑपरेशन को मैं जैसे ही लगाऊंगा मेरा यहां पर 1 बन जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, देखो R1 में से R2 को माइनस करूंगा, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस, देखो -3 में से -3 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद 4 में से 4 माइनस करेंगे तो अगेन 0 मिलेगा। बोलो बात समझ में आ गई, इज इक्वल टू। अब यहां पर मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए, देखो हमें R1 में चेंज करना था, हमने R1 में चेंज कर दिया, R2 R3 में कोई चेंज नहीं है, तो मैं इनको कॉपी कर देता हूं, 2 -3 4 0 -1 +1। अब इधर आ जाते हैं, देखो हमने कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन पहली वाली मैट्रिक्स में लगेगा और कॉलम बाद वाली में लगेगा। तो अभी तो इसमें तो कुछ लगाना नहीं हमें, रो इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। तो चलिए इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन को लगा देते हैं। तो R1 में से R2 को माइनस करना, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 -1, 0 माइनस 0 0। तो यहां पर -1 एंड 0। चलिए ये आ गया 0। तो यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी दो रो में कोई चेंज नहीं है, तो 0 1 0 0 0 1, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ए को सेम वैसे ही लिखना, ए में कुछ नहीं करना आपको, है ना। उसके बाद देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें तो कॉलम लगेगा, कॉलम में भी हमने अप्लाई नहीं किया, तो इसको भी आप सेम कॉपी कर देंगे। तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, जरा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में देखो इसको आपने 1 बना दिया, इसके नीचे, हाँ इसको आपने 1 बना दिया। अब जरा ध्यान से देखो, इसको आपने 1 बना दिया, तो अब आपको इसके नीचे 0 बनाना है। इसका मतलब आपको इस 2 को 0 बनाना है, ये तो ऑलरेडी 0 है। भैया आपने इसको 1 बनाया, अब इस 1 के हेल्प से इसको 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या ऑपरेशन मुझे लगाना चाहिए, देखिए R2 में चेंज R2 में चेंज R2, देखो इस 2 में अगर आप -2 को ऐड कर दें तो ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि R1 रो को -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, तो प्लस -2 टाइम्स ऑफ R1। देखो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप R2 -2 R1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। जो आपको सुटेबल लगे वो आप लिख सकते हो। चलिए अब यहां पर आगे नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप यहां पर अब आप ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर अब मुझे R2 में चेंज करना है, R1 में कोई चेंज नहीं है, तो मैं यहां पर पहले अपनी मैट्रिक्स को लिख लेता हूं। देखिए R1 में कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 0, ये आ गया इज इक्वल टू यहां पर भी R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 -1 एंड 0, फिर बीच में ए आएगा, और ये हमारी लास्ट, क्योंकि हम अभी भी रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो इसमें तो कोई चेंज अभी भी नहीं आएगा, तो इसको तो आप पूरा लिख सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। भाई इसी तरीके से आपको चलते जाना, कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। चलिए इस ऑपरेशन को लगाता हूं मैं R2, पहले यहां लगाते हैं R2, तो R2 रो कितनी है हमारी, 2 -3, 2 -3 और 4, 2 -3 और 4, इसमें हमें ऐड करना माइनस का 2R1। देखो अगर आप -2R1, तो ये -2 आएगा, ये तो 0 0 रहेगा, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा इसमें, तो -2 ये 0 और ये 0 ऐड करोगे तो 0 -3 +4, तो यहां पर तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, बस ये 0 बन जाएगा और ये आपका -3 और 4 आए। क्लियर है। अच्छा अब ये तो लेफ्ट साइड में हो गया, राइट साइड में यहां पर भी तो ये सेम ऑपरेशन इसमें भी लगाना है। तो यहां पर R2 क्या है, 0 1 0 0 1 0, इसमें हमें ऐड क्या करना है, -2R1, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख कर ऐड कर दीजिए, तो -2, ये देखो -2 बनेगा और ये +2 बनेगा, -2 +2 -2 +2, और लास्ट में तो 0 ही है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा -2
-2 और ये आएगा 3 और ये 0, तो इसका मतलब यहाँ पर -2, 3 एंड 0। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको किया है। ना अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमने R2 में चेंज किया था, वो हमारा हो चुका, R3 में कोई चेंज नहीं है, तो आप सेम कॉपी करेंगे। 0 - 1 + 1 है ना, 0 - 1 + 1 0 0 1 0 0 1। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो क्या करना चाहिए हमें। देखिए अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको इसको 1 बनाना है, क्योंकि जब आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एक्चुअल में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, है ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाना पड़ेगा, तो अब इसको 1 बनाना है। इसको 1, अब देखो यहां पर आंसर अलग अलग क्यों आते हैं वो मैं बताता हूं। आंसर अलग अलग इसलिए आते हैं क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर 1 बनाया, कैसे 8 इसमें से इसको माइनस करके। अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है वो डिवाइड करके 1 बना रहा है, तो उसका आंसर मेरे से अलग आएगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है वो 4 में से 3 को माइनस करके यहाँ पर पहले 1 बना रहा है और उसके बाद इंटरचेंज कर रहा है, उसका आंसर और अलग आएगा। तो आप अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो आपके आंसर अलग अलग आएंगे। बात समझ में आ रही है। और देखिए इतने सारे स्टेप होते हैं, किसी ना किसी स्टेप में जाके हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ अलग लगा ही देता है। भाई सेम कैसे लगा पाएंगे सारे स्टूडेंट, सब अलग अलग अपने हिसाब से सब सोचते हैं, किसी को कुछ आसान लगता है, किसी को कुछ आसान लगता है, तो इसलिए सबके आंसर वेरी कर जाते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए अब यहां तक हम पहुंचे। चलिए यहाँ पर ये हमने 0 बना दिया। अब देखो यहाँ से फिर आपके स्टेप वेरी कर सकते हैं। देखो कैसे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि इसको डिवाइड करके 1 बना लेंगे, है ना। भाई ऐसे भी तो हो सकते हैं डिवाइड करके 1 बना ले। दूसरा तरीका ये है, कुछ स्टूडेंट इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस बना जाएगा, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस बना देंगे, तो +1 बन जाएगा। एक तरीका ये भी हो गया, है ना। एक तरीका ये भी है कि आप इस -3 में +4 को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसको 1 बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, और जितने तरीके से आप इसको 1 बनाएंगे उतने ही आपके आंसर वेरी करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर P और Q जो होते हैं वो कभी यूनिक नहीं होते, वो अलग अलग ही आएंगे सभी स्टूडेंट के, है ना। भाई सेम अगर आ गए तो इसका मतलब आप लोगों ने एकदम सेम स्टेप किए हैं। तो चलिए मैं इसको 1 कैसे बनाऊंगा, देखो इसको मैं 1 बनाऊंगा यहाँ पर इसके साथ ऐड करके, यानी कि यहाँ पर मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, आप जरा ध्यान देना। यहाँ पर अब मैं कॉलम ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं। मैं यहाँ पर C2 में चेंज करूंगा और C2 में T3 को ऐड करूंगा। देखिए इसमें इसको ऐड करूंगा। अब देखो इस क्वेश्चन को जो हमारा बैच 1.0 है, उस बैच में भी इसको मैं करा चुका हूं। वहां पर मैंने इन दोनों रो को इंटरचेंज करके कराया है। तो आप देखेंगे कि वहां पर मेरा आंसर P और Q का कुछ और है, यहां पर P और Q का कुछ और आएगा। और इसी क्वेश्चन को अगर आप बुक में जाकर देखेंगे तो बुक में ये क्वेश्चन सॉल्व दिया हुआ है, वहां पर इसका आंसर कुछ और होगा। यानी कि तीनों जगह मेरे ही आंसर वेरी कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए तो मैं इस बार थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, सेम स्टेप रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर मैं इसको क्या बनाने जा रहा हूं, 1 इस 4 की हेल्प से। तो C2 में C3 को ऐड कर रहा हूं, तो देखिए क्या आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखो। देखो C1 में तो कोई चेंज नहीं है, तो मैंने C1 को पहले सेम कॉपी कर दिया, है ना। ये सेम हमारा क्या आ गया, C1 आ गया। यहां पर 0। अब देखो जरा C2 में C3 को ऐड करना है। भाई C2 में C3 को ऐड करना है, और चेंज कहां होगा C2 में, 0 + 0 0, -3 + 4 +1 और -1 + 1 0। ये आ गया। C3 में कोई चेंज नहीं है, 0 4 1 इज इक्वल टू। अब आगे देखो, यहां पर जरा ध्यान दें। देखिए क्या इस मैट्रिक्स में कोई चेंज आएगा क्या, इस बार नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, कॉलम ऑपरेशन लगाया है। कौन सा ऑपरेशन है, कॉलम। कॉलम ऑपरेशन उसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें रो लगता है। तो इसको सेम कॉपी कर दो, 1 -2 0 -1 3 0 0 0 1 सेम कॉपी किया। ए को भी सेम कॉपी करना है, ये लीजिए। अब इसमें आ जाते हैं। देखो C1 में तो कोई चेंज नहीं है, तो पहले तो C1 को मैं कॉपी कर देता हूं। C2 में चेंज है, C2 + C3, तो यहां पर ऐड करते हैं 0 + 0 0 1 + 0 1 और 0 + 1 1, तो ये चेंज हो गया। C3 में कोई चेंज नहीं है, तो 0 0 1।
तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं। क्लियर है? अब हमें क्या करना है जरा ध्यान से देखो। अब बस लास्ट स्टेप रह गया भाई हमारा, देखिए क्या है। हमने इसको 1 बना दिया, अब हमें इसको 0 बनाना है इस 1 की हेल्प से। देखो यहां पर हमारा एक काम आसान हो गया कि 1 के नीचे पहले ही 0 है, तो हमें 1 के नीचे 0 नहीं बनाना पड़ेगा। अब हमें 1 के सामने 0 बनाना है, यानी कि इस 4 को हमें 0 बनाना है। देखो नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं ना, पहले इसको 1 बनाते हैं, इसके नीचे 0 बनाते हैं, फिर इसके सामने 0 बनाते हैं, फिर इसको 1 बनाते हैं, इसके नीचे 0 बनाते हैं, इसके सामने 0 बनाते हैं, और फिर इसको 1 बनाते हैं। यहां पर आपके कई स्टेप बच गए। देखो कैसे बच गए, यहां पर क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी 0 बन चुके थे, तो इसलिए यहां पर भी आपका एक स्टेप बचा था कि 1 के नीचे आपने 0 बनाया, तो 1 के सामने आपको 0 नहीं बनाना पड़ा, एक स्टेप आपका यहां पर सेव हो गया। उसके बाद आपने इसको 1 बना दिया, है ना। अब इसको जब आपने 1 बनाया तो ये ऑटोमेटिक 0 बन गया, तो अब आपको इसके नीचे 0 नहीं बनाना पड़ रहा है, एक और स्टेप आपका बच गया। अब बस आपको 1 के सामने वाला 0 बनाना है, तो 1 के सामने वाला 0 कैसे बनेगा, कॉलम ऑपरेशन से। तो यहां पर मैं कॉलम ऑपरेशन लगा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। C3 में चेंज, C3 में चेंज, C3 प्लस, देखो इसमें -4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, तो -4 टाइम्स ऑफ C2। बस ये ऑपरेशन आपको लगाना है और आपका यहाँ पर चेंज आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखो C1 और C2 में तो कोई चेंज नहीं है, पहले दोनों में कॉपी कर देता हूँ, 1 0 0 0 1 0, है ना। देखिए जरा ध्यान से, तो यहाँ पर क्योंकि मेरा कोई चेंज नहीं है ना, तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0, पहले दो कॉलम में कोई चेंज नहीं है। थर्ड कॉलम में चेंज आएगा, देखो थर्ड कॉलम में क्या चेंज आएगा, ये तो 0 रहेगा, ये भी 0 बन जाएगा और ये 1 रहेगा, 0 0 1। क्वेश्चन हमारा इस स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, 0 0 1 0 0 1। आगे बढ़ते, अच्छा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 -2 0 1 -2 एंड 0, पहला कॉलम आ गया, 1 -2 और 0, -1 3 0, -1 3 0, -1 3 0, 0 0 1, और यहां पर आपका आ जाएगा 0 0 1, और यहां पर ए, देखो इसमें कोई चेंज नहीं है, ध्यान से आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी चेंज आपका नहीं है, सेम कॉपी किया है। अब इसमें देखो आगे, इसमें भी C3 में चेंज आएगा, पहले दो में तो कोई चेंज नहीं है, 1 0 0 1 0 0 0 1 1, इनमें कोई चेंज नहीं है ना, पहले दो कॉलम में कोई चेंज, इसमें चेंज आएगा। क्या चेंज करना, C3 में -4 टाइम्स ऑफ C2 करना है। देखो यहां पर 0 और -4 टाइम्स ऑफ C2, तो यहां पर तो 0 ही आएगा, यानी कि पहला नंबर तो आपका 0 आएगा। अब यहां पर चेंज आएगा, देखो जब आप 0 में -4 C2 ऐड करेंगे तो -4 बन जाएगा, तो इसका आंसर आएगा -4, तो यहां पर आएगा -4। और उसके बाद यहां पर देखो जरा, 1 में -4 ऐड करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा -3। और ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें सिर्फ यहां पर आंसर लिखने हैं, क्या लिखने हैं, आंसर सिर्फ हमें यहां पर लिखने हैं, बाकी क्वेश्चन हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है और एकदम करेक्ट आंसर हमारा आ चुका है। क्लियर है? अब यहां पर मैं आंसर लिखने जा रहा हूं। देखो हमसे इस क्वेश्चन में रैंक नहीं पूछी, लेकिन फिर भी हम रैंक बता देते हैं। देखो इस ए मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट साइड है ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, और नॉर्मल फॉर्म में क्या कन्वर्ट हुई है, ये I3 है। क्या है ये, I3। तो यहां पर ये जो है ये I3 है, इज इक्वल टू, ये हमारा P बन चुका है, और ये A बीच में है, और ये हमारा Q बन चुका है। तो यहां से हमारी नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट हो चुकी है, नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट हो चुकी है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होती है, आप अच्छे से जानते हैं। तो इस मैट्रिक्स की रैंक आएगी आपकी 3। कितनी रैंक आएगी, 3 रैंक आएगी। और आगे बढ़ते हैं, P ये रहा, Q ये रहा, दोनों को लिख देता हूं मैं, P को भी और Q को भी। उसके बाद हम इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर P कितना है, P आपके पास 1 -1 और 0, -2 3 और 0 0 0 1, ये P आ गया। Q कितना है, Q को भी लिख देता हूं मैं, Q
क्यू 1 0 0 0 1 -4 0 1 -4 0 1 -3, तो ये मेरा आंसर है। देखो रैंक तो सबकी 3 आएगी, रैंक में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल पी और क्यू अलग अलग आएंगे। जैसे यहाँ पर जो मेरे पी एंड क्यू आए हैं, इसी क्वेश्चन को जब मैंने बैच 1.0 में कराया है तो वहां पर मेरा आंसर ये नहीं आया, क्योंकि वहां पर मैंने ऑपरेशन एक चेंज कर दिया था। तो मेरे ही दो जगह क्वेश्चन में अगर आप बैच 1.0 में देख रहे हैं तो इन दोनों पी और क्यू की वैल्यू अलग अलग मिलेगी आपको देखने को। बात समझ में आ रही है? और यहां पर अलग है, अगर आप इसी को जाकर के बुक में चेक करेंगे तो वहां पर पी और क्यू आपको अलग मिलेंगे। और हो सकता है कि आप इसको जब अपने आप सॉल्व करें तो आपका पी और क्यू भी अलग आएगा, अगर आपने ऑपरेशन मेरे से अलग लगाए। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब हमें इसमें एक चीज और पूछी है, दैट इज इनवर्स। तो हम इसका इनवर्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू पी। आपको क्यू भी पता है, पी पता है, पर ध्यान रखना कि क्यू पहले और पी बाद में। अगर आपने पी पहले और क्यू बाद में कर दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो यहां पर मैं पहले क्यू को लिखूंगा, क्यू कितना है 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 और 0 -4 -3, ये मेरा पी आ गया, सॉरी क्यू। 1 0 0 0 1 1 0 -4 -3। अब इसको पी से मल्टीप्लाई करना है तो यहां पर मैं पी को भी लिख लेता हूं। पी कितना है 1 -2 और 0 -1 3 0 एंड 0 0 1 0 0 1, ये आ गया। अब मुझे इन दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई, तो चलिए यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, नाउ ए इनवर्स। अब मैं यहां पर मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स को लिखने जा रहा हूं। देखो देखिए मल्टीप्लीकेशन आपको आता है भाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 1 1, उसके बाद 0 इंटू -2 0 0 इंटू 0 0, इसका मतलब पहला नंबर तो 1 आ गया। क्लियर है? अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 3 0, ये 0, इसका मतलब यहां पर आएगा -1। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा और बाकी सब 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहां पर भी आ गया 0। आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करते हैं तो 0 इंटू 1 0, ये आएगा -2 और ये 0, तो यहां पर आ गया -2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 0 आएगा, 0 इंटू -1, 1 इंटू 3 कितना आएगा 3 और ये 0, तो इसका मतलब यहां पर आएगा 3। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आगे चलते हैं, 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0 0 और ये आ जाएगा -4, ये -4 आ गया। और आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करते हैं तो ये 0 0 एंड -3, है ना। एक मिनट सॉरी, थर्ड रो की पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो ये 0 -2 0, तो इसका मतलब यहाँ पर भी -2 आ गया। अब यहाँ पर करेंगे 0 इंटू -1 0, ये 3 आएगा और ये 0, इसका मतलब यहाँ पर भी 3 आएगा। अब लास्ट में चलते हैं, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 और -3 इंटू 1 -3, तो ये फाइनली हमारा आ चुका है ए इनवर्स मल्टीप्लाई करके। एक बार चेक कर लेता हूँ, तो 1 -2 हाँ ठीक है, -1 3 3 0 -4 -3, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, देखो आपका पी और क्यू, भाई बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहेगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो पी और क्यू आया है वो सही है या गलत है। हाँ बिल्कुल, यहां पर ये प्रॉब्लम तो रहेगी। लेकिन अगर जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इस क्वेश्चन में आपसे क्योंकि ए इनवर्स पूछा है, तो जो ए इनवर्स होगा ना, ए इनवर्स सबका सेम आएगा। मतलब मैं जो आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं इस क्वेश्चन को 4 स्टूडेंट को करने के लिए दूं और चारों इसको सही करें तो चारों के आंसर अलग अलग होंगे पी और क्यू के, लेकिन चारों का आंसर ए इनवर्स का सेम होगा। चारों बच्चों का ए इनवर्स क्या आएगा, सेम आएगा, किसी का भी वेरी नहीं करेगा। तो अगर आप इसका आंसर बुक में जाकर के चेक करेंगे तो ये और ये पी और क्यू तो अलग अलग होंगे लेकिन ए इनवर्स सेम रहेगा। तो जहां पर ए इनवर्स पूछा वहां पर आपको आंसर की प्रॉब्लम या आंसर की टेंशन नहीं होगी। टेंशन कहां पर होगी आंसर की, जहां पर ए इनवर्स ना पूछा जाए या फिर जहां पर ए इनवर्स आप कैलकुलेट ही ना कर सके। जैसे इस क्वेश्चन में आप ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए आपको इसमें इनवर्स
नहीं पूछा गया। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि हमारा जो पी और क्यू है वो सही है या गलत है? तो देखो यहाँ पर चेक करने का एक तरीका है, थोड़ा सा बड़ा तरीका है, लेकिन जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आप चेक कर सकते हैं। क्या तरीका है? तरीका ये है कि यहाँ पर आप जानते हैं कि लास्ट वाले स्टेप में जाकर के देखिए, लास्ट वाले स्टेप में चलता हूं आपको लेके, ये जो हमारा लास्ट वाला स्टेप है, इसमें देखो आपका ये पी और ये क्यू है। यहां पर आप एक काम करिए, ए मैट्रिक्स को भी पुट कर दीजिए और तीनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर तीनों का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर आता है तो आपका पी और क्यू सही है, और अगर इसके बराबर नहीं आता है तो आपका पी और क्यू गलत है। थोड़ा सा तरीका चेक करने का बड़ा है, लेकिन आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर, देखिए अगर आपके कैलकुलेटर में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन है तो आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइप के कैलकुलेटर अलाउ होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसे कैलकुलेटर अलाउ होते हैं जहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या डिटर्मिनेंट उन कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेट नहीं हो पाता। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको वो तरीका बताता हूँ कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, है ना? क्योंकि आप अगर आपके पास कैलकुलेटर ऐसा है जहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो आप वहां से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्लियर है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हमें यहाँ पर फिर से पी और क्यू दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकालनी है। सेम क्वेश्चन है, बस ऑर्डर अलग है। तो चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। और देखिए अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से ना कभी कभी आपके स्टेप भी चेंज हो जाते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को जब मैंने बैच 1.0 में कराया है तो वहां पर ये क्वेश्चन आपका 7 स्टेप में सॉल्व हुआ है, सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करने की वजह से। और यहाँ पर कितने में सॉल्व हुआ? 1 2 3 4 एंड 5 में। यहाँ पर 5 में आंसर आ गया, वहां पर 7 स्टेप में आंसर आया। तो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन से स्टेप भी आपके बढ़ सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन लिखेंगे। तो हमारी इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम इक्वेशन को? ए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ए इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 3/4 का, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। देखिए इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। इसमें रो कितनी है? 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3/3 का हो जाएगा ए। और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4, तो जो बाद वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 4/4 का होगा। कितने का होगा? 4/4 का होगा। तो यहाँ पर I4 आएगा। तो मेरे ख्याल से इक्वेशन कैसे लिखनी है ये तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। तो लेफ्ट साइड में तो मुझे मैट्रिक्स को पुट करना होगा, 3/4 की मैट्रिक्स है ना? 3/4 की मैट्रिक्स को मैं लेफ्ट साइड में पुट कर देता हूँ। चलिए देखिए 1 2 3, पहला कॉलम है 1 2 3, दूसरा कॉलम है -2 सॉरी +2 -2 +2 -2 एंड 0। थर्ड आंसर क्या है? 314। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ या बड़ा नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। 314 एंड -2 +3 और 1, ये मेरी मैट्रिक्स हो गई ए लेफ्ट साइड में। अब मैं राइट साइड में चलता हूं। यहां पर मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करनी है 3/3 की। तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये ए को सेम कॉपी करेंगे। और यहां पर हमें एक मैट्रिक्स पुट करनी है ऑर्डर 4/4 की। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1, दिस इज द 4/4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कैसे लिखा ये तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे देखिए ना, देखो यहां पर तो आप देखो यहां पर ऑलरेडी 1 दिया हुआ तो हमारा एक स्टेप बच गया, है ना? हमें इसको 1 नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन 1 के नीचे 0 तो बनाना पड़ेगा ना। इस 2 को भी 0 बनाना है, इस 3 को भी 0 बनाना है। तो मुझे यहाँ पर 2 ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। देखिए पहला ऑपरेशन मैं यहाँ पर लगाऊंगा, R2 में चेंज R2 प्लस -2 टाइम्स ऑफ R1। क्यों? क्योंकि इस 2 में -2 ऐड करेंगे तब जाकर ये 0 बनेगा। तो हम इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R1 को। दूसरा ऑपरेशन R3 में चेंज, देखिए इसके सामने ही मैंने ऑपरेशन लिख दिया। R3 में चेंज और इस 3 में -3 को ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब R3 में चेंज R3 प्लस -3 टाइम्स ऑफ R1।
ये हम यहाँ पर दोनों ऑपरेशन लगा देते हैं। तो देखिए अब हमारा क्या है, दोनों को बहुत ध्यान से लगाना है। तो पहले एक बार मैट्रिक्स चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 -2 2 -2 1 3 3 0 4 1 क्लियर। ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी। अब देखो मैं यहाँ पर स्टेप लगाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, तो पहले मैं फर्स्ट रो को कॉपी कर लेता हूँ। 1 2 3 एंड -2, ये मेरी फर्स्ट रो इज इक्वल टू, फर्स्ट रो में यहां भी कोई चेंज नहीं आएगा, 1 0 0, ये भी हमारी कॉपी हो गई। यहां पर ए को सेम लिखना है, और यहां पर देखो हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा रहे हैं, तो रो इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, तो इसको तो आप सेम कॉपी कर सकते हो वापस, पूरी मैट्रिक्स सेम रहेगी। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। देखिए कॉपी तो आपको हर बार करना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर ऑपरेशन लगा देते हैं, देखिए जरा। हाँ, R2 में चेंज करना, तो यहाँ पर R2 कितना मैं लिख लेता हूँ, 2 -2 1 और 3, ये है मेरा 2 -2 1 और 3। चलिए अब देखो क्या करना है, मुझे इसमें ऐड करना है माइनस का 2R1, तो R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिख के ऐड कर दीजिए। तो देखो इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, -2 -4 -6, -2 -4 -6 है ना, -2 -4 -6, और ये माइनस माइनस बनेगा प्लस का 4। तो इन दोनों को ऐड करिए, 0 -6 -5 और 7, -6 5 -6 -5 और 7, तो यहां पर आ जाएगा 0 -6 -5 एंड 7, ये यहां पर आएगा, क्लियर है। और चलिए इसमें R3 में भी चेंज कर लेता हूं, साथ ही साथ R3 में भी चेंज कर लेते हैं। देखिए R3 में क्या, R3 में चेंज -3 टाइम्स ऑफ R1, तो पहले मैं R3 को लिख लेता हूं, 3 0 4 1, ये मेरा R3 है। इसमें मुझे माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R1 ऐड करना है, तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, -3 -6 -3 -6 -9 और माइनस माइनस प्लस का 6 ऐड कर देंगे, तो 0 -6 -5 और 7, तो यह आएगा 0 -6 -5, 0 -6 -5 और 7, ये यहां पर आ जाएंगे, मतलब ये दोनों रो सेम ही आ रही हैं, है ना। चलिए अब हमें क्या करना है, अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, अब हमें सेम ऑपरेशन इसमें भी लगाने हैं, तो चलिए इसमें भी लगाते हैं। तो पहले इसको लगा लेते हैं, R2, R2 कितना यहाँ पर 0 1 0, इसमें मुझे ऐड करना है माइनस का 2R1, यानी कि -2 0 0 ऐड करेंगे तो -2 1 और 0 आएगा, तो ये आएगा -2 1 और 0, है ना। चलिए एक और ऑपरेशन बच गया हमारा, अब इसमें भी लगाते हैं, R3 में चेंज, तो R3 कितना है 0 0 1 0 0 1, इसमें ऐड करना है माइनस का 3R1, तो ये माइनस का 3 आएगा, 0 और 0 ऐड कर देंगे तो -3 0 और 1, तो -3 0 एंड 1, ये यहां पर आ जाएगा। तो ये स्टेप भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो यहां तक मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को इजीली समझ में आ गया होगा। अब यहां पर नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या लगेगा, ध्यान से देखिए, देखो अब यहां पर मुझे बनाना, देखो अब मुझे 1 के सामने इन सबको बनाना है 0, देखो इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। तो आप लोग एक बार इन तीनों को 0 कैसे बनाएंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से तीनों कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को एक बार लिख करके देखिए, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग लिखिए, मैं इतना पानी पी लेता हूं। चलिए तो अब मैं लिख लेता हूं ऑपरेशन, मुझे लगता है आप लोग लिख चुके होंगे। देखिए मुझे क्या करना है, इन तीनों को 0 बनाना है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आप नीचे या ऊपर 0 बनाते हैं तो हमेशा रो ट्रांसफॉर्मेशन से बनते हैं। देखिए अगर आप किसी नंबर के नीचे या ऊपर 0 बनाना चाहते हैं तो वो उसके लिए आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, और अगर आप किसी नंबर के आगे या पीछे 0 बनाना चाहते हैं तो आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। यहां पर मैं 1 के आगे 0 बनाना चाहता हूं इन तीनों को, तो मुझे कॉलम लगाना पड़ेगा।
तो देखिए इस 2 को 0 बनाना है इस 1 की हेल्प से, इस 2 को 0 बनाना है इस 1 की हेल्प से, तो क्या करूंगा मैं C2 में चेंज, ध्यान दीजिएगा, C2 में चेंज, C2 प्लस इसमें -2 ऐड करना पड़ेगा मुझे, तो -2 टाइम्स ऑफ C1 ऐड करना पड़ेगा। फिर C3 में चेंज, C3 प्लस इसमें मुझे -3 ऐड करना पड़ेगा, तो -3 टाइम्स ऑफ C1। उसके बाद C4 में चेंज, तो C4 प्लस, अब यहां पर देखो -2 है, वो +1 है, तो यहां पर 2 टाइम्स ऑफ C1 करना पड़ेगा। -2 में +2 ऐड करने पर क्या बनेगा, 0 बनेगा। भाई ये तीनों ऑपरेशन मैं यहां पर लगा देता हूं और ये स्टेप मेरा क्या होगा, कंप्लीट। अब यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कॉलम इसमें लगेंगे। चलिए, तो यहां पर अब एक चीज यहां पर और बता दूं मैं आपको, मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बार बार ये चीज बताई थी कि जब आप 1 के सामने 0 बनाते हैं तो ये नीचे वाले एलिमेंट कभी भी चेंज नहीं होते, ये सेम कॉपी करने होते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता भी चुका हूं। बाकी आप ऑपरेशन में पुट करके देख लीजिए, इन नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो चलिए मैं इनको यहां पर लिख लेता हूं अब ना। तो यहां पर मेरा देखो ये सब 0 बन जाएंगे, तो 1 के नीचे ऑलरेडी 0 बन चुके हैं मेरे, और सामने भी तीनों नंबर बन जाएंगे 0, है ना, सामने के तीनों नंबर बनेंगे 0। उसके बाद इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, सेम कॉपी करना है, तो -6 -6 -5 -5 +7 सेम कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पर, ये लीजिए। अब क्या करें, अब राइट साइड में चलते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है मैट्रिक्स में, सेम कॉपी कर दो, है ना, सेम कॉपी करना है आपको इस मैट्रिक्स को। तो ये कितना है, 1 0 0 1 0 0, है ना, 1 0 0। उसके बाद -2 1 0 -2 1 और 0। उसके बाद -3 0 1 -3 0 एंड 1। बीच में ए को सेम लिखना है। अब यहां पर मेरे पास आ जाएगी 4/4 की मैट्रिक्स। तो देखो 4/4 में C1 कॉलम में तो कोई चेंज नहीं है, C1 को पहले मैं कॉपी कर देता हूं, तो 1 0 0 0। अब C2 में चेंज करना है और C2 में ऐड करना है -2 टाइम्स ऑफ C1। देखो इसमें ऐड करना है, देखो यहां पर 0 और इसका -2 कितना हो जाएगा, -2, तो 0 प्लस -2 आएगा, तो यहां पर तो आएगा -2। उसके बाद देखो यहां पर क्योंकि C1 में कोई सब 0 है तो बाकी सेम आएगा, 1 0 0 1 0 0 आप ऐड करके चेक कर लीजिए ना। C3 में चलते हैं, ये हमारा C3 है, इसमें ऐड करना है माइनस का 3 टाइम्स ऑफ C1, तो यहां पर -3 आ जाएगा, -3, और बाकी सब सेम आएगा, 0 1 0 0 1 0। अब चलते हैं C4 में, C4 में 2 टाइम्स ऑफ C1 ऐड करना है, तो यहां पर इसका 2 टाइम जब ऐड करेंगे तो यहां पर 2 आएगा और बाकी सब सेम आएगा, 2 0 0 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5। तो यहां तक तो हम पहुंच गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। अब क्या करें, देखो 1 के नीचे भी 0 बन गया, 1 के सामने 0 बन गए। अब आप इसको बनाएंगे 1। देखो इसको 1 बनाने के लिए आप इस C2 कॉलम को -6 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो यहां पर फ्रैक्शन नहीं आएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि यहां तो फ्रैक्शन नहीं आएगा, लेकिन जब इस सेम ऑपरेशन को मैं यहां पर लगाऊंगा तो यहां पर फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मुझे तो फ्रैक्शन से बचना है, क्योंकि मैं सिंपल कैलकुलेशन चाहता हूं। तो आप भी अगर फ्रैक्शन से बचना चाहते हैं, सिंपल कैलकुलेशन रखना चाहते हैं, तो डिवाइड ना करें अगर आपके पास ऑप्शन है। देखिए डिवाइड आप तभी करें जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप डिवाइड ना करें, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको 1 कैसे बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड कर दो, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेटर से कर लेना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कैलकुलेटर में आप अपनी कैलकुलेशन को फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, अगर आप कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशन करते हैं तो फ्रैक्शन में, अगर जहां पर फ्रैक्शन है वहां पर आप फ्रैक्शन में ही कैलकुलेशन करें, तो आपका आंसर कैलकुलेटर में फ्रैक्शन में ही आएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर अगर मैं इस -6 को इस 7 के साथ ऐड कर दूं तो यहां पर +1 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे यहां पर क्या ऑपरेशन लगाना है, मैं यहां पर ऑपरेशन लगाऊंगा C2 में चेंज, और मैं यहां पर C2 में ऐड कर दूंगा C4 को। देखो ये C2 है, ये C4 है, तो C2 में C4 को ऐड कर दूंगा। तो जब मैं -6 में 7 ऐड करूंगा तो प्लस का 1 बचेगा,
है ना, और C2 में चेंज कर रहा हूं मैं। तो चलिए इस ऑपरेशन को यहां पर अप्लाई कर देता हूं, देखिए कितना आएगा। C1 में तो कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 0। C2 में चेंज है, देखिए कितना आएगा, 0, ये तो 0 ही रहेगा। C2 प्लस C4 करना है तो ये 1 बचेगा और यहां पर भी 1 बचेगा, है ना। C3 में कोई चेंज नहीं है, तो 0 -5 एंड -5 उसके बाद C4 में भी कोई चेंज नहीं है, 0 7 7 आएगा, इज इक्वल टू। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, देखो क्योंकि हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो अगेन इसमें कोई चेंज नहीं है, तो यहां पर 1 -2 -3 0 1 0 एंड 0 0 1, ये लीजिए सेम कॉपी कर दिया। बीच में ए भी सेम कॉपी होगा, 4/4 में फिर से चेंज आएगा, किसमें चेंज आएगा, C2 में चेंज आएगा, C1 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 1 0 0 0, C2 में क्या चेंज है, C2 और C4 को ऐड करना है, तो देखो ये C2 है ये C4 है, दोनों को ऐड करो, -2 + 2 0, है ना। C2 में C4 को ऐड करना है, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0 और 0 + 1 1, ये 1 आ जाएगा। बाकी C3 में कोई चेंज नहीं है, तो -3 0 1 0 2 0 0 1, ये आपका आ जाएगा। तो मुझे लगता है यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करना है, जरा ध्यान से पहले यहां पर समझ लेते हैं कि करना क्या है। देखिए हमने इसको 1 बना दिया, तो अब इसके नीचे 0 बनाना है और इसके सामने 0 बनाना है, तो पहले नीचे 0 बनाएंगे फिर सामने 0 बना देंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसके नीचे 0 बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस R3 में से R2 को माइनस करना है। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, R3 - R2। तो अब नेक्स्ट ऑपरेशन हम यहां पर लगाएंगे, R3 में चेंज, R3 में चेंज और R3 में से माइनस कर देंगे R2 को, तो देखिए कितना आ जाएगा। हाँ, R3 में चेंज, तो पहली दो रो में कोई चेंज नहीं है। अब देखो हम इस बार रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो इसमें चेंज आएगा, इसमें नहीं आएगा, है ना। तो पहली दो रो में कोई चेंज नहीं है, 1 के आगे तीनों 0 है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 0 0। उसके बाद सेकेंड रो में भी कोई चेंज नहीं है, तो 0 1 -5 7, 0 1 -5 एंड 7, इन दोनों रो में कोई चेंज नहीं है। 0 1 -5 7, 0 1 -5 7 इक्वल टू, अब मैं पहले इक्वल टू वाला भी लिख लेता हूं, इक्वल टू पहली दो रो में कोई चेंज नहीं है, तो 1 डबल 0 है, यानी कि 1 0 और 0 है। उसके बाद -2 1 0 है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। -2 1 और 0 है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। बीच में ए सेम रहेगा। उसके बाद 4/4 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है, क्योंकि इस बार हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, कॉलम नहीं लगा रहे हैं, तो ये भी एज इट इज आएगा। तो 1 के नीचे तीनों 0, 1 के नीचे तीनों 0, है ना। उसके बाद 0 1 0 1, 0 1 0 1। देखिए ध्यान रखना, कोई नंबर अगर गलत कॉपी हो गया तो आंसर भी गलत आ जाएगा। -3 0 1 0, -3 -3 के बाद क्या है, -3 0 1 0, -3 0 1 0, -3 0 1 0, 2 0 0 1, 2 0 0 1, यहां तक अब आगे चलिए। अब R3 में से R2 को माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो R3 में से R2 को माइनस करना है, देखो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0। तो ये तो पूरी रो 0 आ गई नीचे वाली, 0 0 0 0। अच्छा इधर चलते हैं, अब सेम काम हमें यहां भी करना है। -3 में से माइनस करेंगे -2 को, तो सीधी सी बात है माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो -3 + 2 -1 बचेगा। कितना बचेगा, -1। उसके बाद आगे आ जाते हैं, चलिए यहां पर तो -1 बच गया, है ना, ये -1 बचा। और R3 में से R2 को माइनस कर रहे हैं, तो ये भी -1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, -1 और 1, तो -1 और 1।
तो यहां तक हम क्लियरली पहुंच गए हैं। अब इसके आगे देखिए जरा क्या है, इसके आगे जरा ध्यान दें। इसके आगे अब हमें क्या करना है, इस 1 की हेल्प से इसको और इसको जीरो बनाना है, बस लास्ट स्टेप। इसको जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है। तो सीधी सी बात है, कॉलम लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 के सामने हम जब जीरो बनाते हैं तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर ये C3 में और ये C4 में, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, C3 में चेंज करूंगा, C3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ C2, पहला ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन क्या होगा, C4 में चेंज, C4 प्लस माइनस 7 टाइम्स ऑफ C2। ये दोनों ऑपरेशन मैं यहां पर लगा दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर भी आ जाए। चलिए, तो यहां पर इसको अप्लाई कर देते हैं। देखो, सबसे पहले तो C3 में चेंज करना है और C4 में चेंज करना है। तो पहले दो कॉलम में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0 0 1 0। जब आप यहां पर ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये भी जीरो बनेगा और ये भी जीरो बनेगा। इसका मतलब 0 0 0 0 0 0। तो ये लेफ्ट साइड की मैट्रिक्स आ गई, इज इक्वल टू, अब राइट साइड की मैट्रिक्स में चलते हैं। राइट साइड में ये वाला पार्ट हमारा क्या रहेगा, एकदम एज इट इज सेम रहेगा। एज इट इज क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये रो में चेंज होता है। तो 1 0 0 -2 1 0 -1 -1 और 1, ये आ गया ए। अब इसमें चेंज करना है भाई, C3 में चेंज करना, C4 में चेंज करना, पहले दो में कोई चेंज नहीं करना। तो 1 0 0 0 0 1, देखिए 0 1 0 1। C3 में चेंज करेंगे, C3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ C2 करेंगे। देखो, C3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ C2, तो ये तो -3 रहेगा। इसका 5 टाइम्स करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। इसका 5 टाइम्स करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। इसका 5 टाइम्स करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, है ना, 5 टाइम्स ऑफ C2। नाउ C4 में चेंज करेंगे, तो C4 में C2, तो ये तो 0 है तो ये 2 ही रहेगा। यहाँ पर ये -7 बन जाएगा क्योंकि -7 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये 0 है, ये 0 ही रहेगा। और यहाँ पर ये -6 बनेगा क्योंकि -7 + 1, तो ये -6। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिस इज P, दिस इज Q, और यहाँ से आपको मिल जाएगी रैंक। तो ये क्या, ये नॉर्मल फॉर्म है। और ये कौन सी नॉर्मल फॉर्म है, जरा ध्यान से देखो। देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, कितने ऑर्डर की बन रही है, 2x2 की बन रही है। देखो, ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और बाकी की सब नल मैट्रिक्स है। तो इसको मैं लिख सकता हूं I2, इसको मैं लिख सकता हूं कैपिटल O, नल मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो नल मैट्रिक्स एंड दिस इज ऑल्सो नल मैट्रिक्स। तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म बन गई। क्या बन गई, नॉर्मल फॉर्म। और ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको हम क्या कहते हैं, P। इसको, ये बीच में क्या है, A, और ये क्या है, Q। तो देखो सब कुछ आ चुका, यहां से रैंक 2 आ जाएगी, यहां से P आ जाएगा और यहां से Q आ जाएगा। अब सिर्फ आपको यहां पर आंसर को लिखना है। तो चलिए आंसर को लिख देते हैं। देखिए क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में, हमसे P और Q पूछा था और इसकी रैंक पूछी थी। तो देखो रैंक कितनी है, रैंक तो 2 है। रैंक कितनी है, रैंक हमारे पास आ गई 2। तो सबसे पहले मैं यहां पर मैट्रिक्स की रैंक को लिख देता हूं। तो यहां पर रैंक हमारे पास आ रही है, रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। तो एक आंसर तो ये आ गया। रैंक कितनी है, 2 है। क्यों है रैंक 2, क्योंकि ये रही हमारी नॉर्मल फॉर्म और इसमें I2 है तो 2 रैंक हो गई। उसके बाद P, P देखिए कितना है, P ये रहा, ये P है, कितना है, P हमारे पास है 1 0 0 1 0 0 -2 1 0 -2 1 0 -1 प्लस का 1। उसके बाद Q, Q कितना हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 -3 5 1 और 5 -3 5 1 और 5 2 -7 0 और -6। एक आंसर यार, तो P भी आ चुका हमारे पास, Q भी आ चुका।
और रैंक भी आ गई, तो हमारे पास यहाँ पर सभी आंसर हमारे आ चुके हैं और यही इसके फाइनल आंसर है। क्रॉस चेक एक बार मैं क्रॉस चेक कर चुका हूँ मैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में केवल ये पीएक्यू फॉर्म के दो ही टाइप के क्वेश्चन है। एक तो जहां पर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगी, उसमें आपको पी और क्यू कैलकुलेट करना होगा और उसमें आपसे इनवर्स भी पूछा जा सकता है ना, और रैंक भी पूछी जा सकती है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये है जहां पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स गिवन होगी, यहां से आपको इनवर्स नहीं पूछा जाएगा, रैंक पूछी जाएगी, पी और क्यू पूछा जाएगा और पी और क्यू के जो आंसर हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए, दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं। देखिए इन दोनों क्वेश्चन के मैंने यहाँ पर आंसर लिखे हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आपका आंसर इनसे मैच होगा, इसके चांसेस केवल 10% है। 90% चांस ये है कि आपका आंसर मैच नहीं होगा। तो आपको घबराना नहीं है, अपने आंसर को क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है ना। अच्छा, इनमें इनवर्स नहीं पूछा क्या? हाँ, इनवर्स नहीं पूछा, इनवर्स पूछा होता तो आपको पता चल जाता, तो आपको क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा। क्लियर है। तो आप एक बार क्रॉस चेक करके देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा आपका आंसर सही है या गलत है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, यानी कि रैंक वाला जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्लियन फॉर्म मेथड। क्लियर है। तो इसलिए आप लोग अभी तक अगर कोई लेक्चर आपका छूटा हुआ है तो आप सारे लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को आप अच्छे से पढ़िए, है ना। इक्लियन फॉर्म को आप अच्छे से पढ़िए, नॉर्मल फॉर्म को आप अच्छे से पढ़िए, तो आगे के टॉपिक भी आपको बहुत आसान लगेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।